थर्ड इसमें आता है हमारे पास, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे ग्रेन्जाइम परफोराइन पाथवे की, ठीक है। तो हमने बात करी थी आपके पास, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा हमारे पास ग्रेन्जाइम परफोरिन पाथवे, ठीक है, जिसमें से हम स्टडी कर रहे थे आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब हमने कल इंट्रिंसिक पाथवे ऑलमोस्ट कर लिया था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ रहे थे ना, करवा दिया था मैंने शुरू ये रेगुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, आईपी मतलब इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, रेगुलेशन में हमने बात करी थी कि आपके पास रेगुलेशन जो करती हैं वो कौन करता है, प्रोटीन्स करती हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, BCL2, ठीक है। बी सेल लिम्फोमा या ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं उनसे बिलोंग करती हैं, और ये दो टाइप की होती हैं, एक तो मेरे पास प्री एपोटोटिक होती हैं और एक मेरे पास एंटी एपोप्टोटिक होती हैं, ठीक है। अब जो प्रो एपोप्टोटिक है, ठीक है, वो क्या करती हैं, सेल मतलब जो सेल की एपोप्टोसिस है, ये सेल की जो डेथ है उसको क्या करती हैं, एपोप्टोसिस को प्रमोट करती हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस को क्या करती हैं, ये प्रमोट करती हैं। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, एंटी एपोप्टोटिक सेल की बात करती हूँ, ठीक है, एंटी एपोप्टोटिक सेल की बात करती हूँ, तो ये क्या करती हैं, मेरे पास एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं। ये इनहिबिट का सिंबल होता है या स्टॉप का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टॉप करती हैं, इनहिबिट करती हैं किसको, एपोप्टोसिस को, एपोप्टोसिस, ठीक है। अब भी जो हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक है उसमें हमने बेसिकली इनमें जो मेन प्रोटीन होती है, ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोटीन्स आती हैं इस फैमिली में। एक हमने बात करी थी BH3 ओनली फैमिली की, और एक हमने बात करी थी BH123 प्रोटीन की, ठीक है। और मैंने आपको मैमल्स में रेगुलेशन समझा दिया था, है ना। यस मैम, ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था, इनके एग्जाम्पल होते हैं BID हो गया, ठीक है, BIM हो गया, ठीक है, BIM हो गया हमारे पास, BIK हो गया, ठीक है, बैड हो गया, BAD हो गया, ठीक है, पूमा हो गया, PUMA, ठीक है, आपके पास नोक्सा हो गया, ये सारे इनमें आते हैं। और वहीं पे BH123 में क्या आता है हमारे पास, बाक BAK, ठीक है, और दूसरा बाक्स, ठीक है, BX, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको मैमल्स में समझा दिया था। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम किस में समझेंगे, इसमें हम एक तो हमने मैमल्स में समझा था, दूसरा हम जो यहाँ पे रेगुलेशन समझेंगे वो समझेंगे नेमाटोड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, आईपी मतलब इंट्रिंसिक पाथवे इन नेमाटोड, ठीक है, नेमाटोड्स में समझेंगे। और नेमाटोड्स में भी किसमें समझ रहे हैं, इसको हम स्टडी करें C एलिगेंस में, ठीक है। नेमाटोड्स हमारे पास जो एस्केलमेंथीज के मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेमाटोड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो कल मैंने आपको बताया था कि जो BH3 है, ठीक है, ये जो फैमिली है मेरे पास BH3, वो क्या करती है, इन डायरेक्टली रोल प्ले करती है एपोप्टोसिस में, डायरेक्टली एपोप्टोसिस नहीं करवाती है पर इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है। कैसे, एक तो ये क्या करती है, एक तो ये इसको एक्टिव करती है ना, इसको एक्टिव करती है, साथ में किसको स्टॉप करवाती है, ये जो एंटी एपोप्टोटिक है इनकी एक्टिविटी को क्या करवाती है, ये स्टॉप करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो C एलिगेंस हैं उनमें BH3 फैमिली, ठीक है, BH3 जो प्रोटीन है, ठीक है, BH3 ओनली, ठीक है, इससे आपके पास एक प्रोटीन बिलोंग करती है जिसका एग्जांपल है EGL1,
ठीक है। अब ये जो EGL1 है वो क्या करती है, ठीक है। अब ये जो EGL1 है वो क्या है, वो बेसिकली हमारे पास स्टॉप करवाती है एक्टिविटी को, ठीक है, किसकी, CED9 की एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करती है, ये इसको ब्लॉक करती है, ठीक है। अब जब इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास CED क्या होता है, एंटी एपोप्टोटिक सेल, एपोप्टोटिक प्रोटीन, एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, एपोप्टोटिक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, जो BH3 है, तो BH3 क्या करवाएगा, स्टॉप करा देगा। एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेरे पास BH3 है, BH3 के दो फंक्शन है, एक तो क्या करता है, ये स्टॉप करवाता है एक्टिविटी ऑफ एंटी एपोप्टोटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी एपोप्टोटिक सेल मतलब जो एपोप्टोसिस नहीं होने देती है, वो कौन सी है, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो यहाँ पे कौन सी है, CED, ठीक है। CED क्या है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। तो BH3 क्या करवाएगा, CED एक्टिविटी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब जब CED की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, देखो सिंपल पाथवे समझाती हूँ पहले आपको। देखो BH3 ओनली, देखो पहले अगर नॉर्मल केस में क्या होता है, जब मेरे पास EGL1 होता है, ठीक है, EGL1 क्या करता है, प्रोड्यूस करता है CED9 को, ठीक है। अब ये जो CED9 है वो कैसी है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। अब ये किसको, ये बेसिकली किसको रेगुलेट करती है, CED4 को रेगुलेट करती है। अब जो CED4 है वो किसको रेगुलेट करता है, CED3 को रेगुलेट करता है। और लास्ट में क्या होती है आपके पास, एपोप्टोसिस होती है, ऐसे, ठीक है। अब देखो एपोप्टोसिस करवाने के लिए हमारे पास किसका होना जरूरी है, CED4 का एक्टिव होना जरूरी है। इसका क्या होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक्टिव होगी तभी क्या होगा, जो CED है वो क्या हो पाएगी, एक्टिव हो पाएगी, क्योंकि CED को एक्टिव कौन करवा रहा है, CED4 एक्टिव करवा रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमारे पास जो CED9 है ये क्या करवाता है, ये है मेरे पास एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। मतलब इसका क्या काम है, ये क्या करती है, CED4 को ब्लॉक करवाती है, ठीक है। देखो जब CED4 क्या रहेगा, CED4, देखो जब CED9 एक्टिव रहेगा उस केस में CED4 कैसा रहेगा, यहाँ पे CED4 रहेगा इनएक्टिव, क्योंकि CED9 का क्या फंक्शन है, इसकी एक्टिविटी को स्टॉप ही रखना, बंद, एक्टिव नहीं होने देना इसको। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। तो अब देखो जब ये मेरे पास, मैंने क्या बोला कि जब क्या है, जब मेरे पास CED एक्टिव है तो उस केस में इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करवा देगा, मेरे पास ब्लॉक करेगा। किसको ब्लॉक करेगा, CED को ब्लॉक करेगा। तो CED अगर ब्लॉक रहेगा तो मतलब कैसा रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा। अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो मेरे पास CED3 भी कैसा रहेगा, जो कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये भी कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं हो, समझ आया? ठीक है। yes, तो हमारे पास जो CED9 है वो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन की तरह काम कर रही है, मतलब सेल की डेथ नहीं होने देगी, एपोप्टोसिस को रोकेगी, उसके अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जब हमने एपोप्टोसिस करवानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसको लेके आएंगे, अब हम लेके आएंगे BH3 ओनली फैमिली वाले मेंबर को, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को लेके आएंगे, जो कहाँ से बिलोंग करती है, BH3 ओनली फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। अब जब हमने कौन लेके आए, जब हम ये लेके आए, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, देखो ये जो मैंने लिखा है ये है मेरे पास प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, ठीक है। और ये जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, BH3 ओनली फैमिली का मेंबर है। BH3 ओनली जो प्रोटीन है उसका एग्जांपल है EGL1, ठीक है। अब देखो जब ये आ गया तो ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होता है,
ये करवाता है किसकी एक्टिविटी को स्टॉप? हमने बोला BH3 फैमिली क्या करती है? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है। तो ये सेम ऐसे काम करेगा। अब देखो यहाँ पे जब BH3 और EGL आ गया तो वो क्या करेगा? किसको ब्लॉक कर देगा? मेरे पास ये जो एक्टिव प्रोटीन थी CED9, अब इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अब जैसे CED9 क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो हमने क्या बोला था? CED9 किसको ब्लॉक करता था? CED4 को ब्लॉक करता था। ठीक है, अब देखो जब CED4 ब्लॉक रहेगा तो उस केस में क्या होता था? आपके पास CED3 भी ब्लॉक रहता था। ठीक है, अब हमने क्या किया? CED9 को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जब ये ब्लॉक होगा तो ये क्या हो जाएंगे? मतलब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ये कैसे हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। समझ आई बात क्या बोला मैंने? यस मैम। ठीक है, और एज अ रिजल्टेंट एपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो CED9 है, ठीक है, ये मेरे पास एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। तो जब अगर हम क्या करेंगे, जब ये एक्टिवेट रहेगी तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, और जब भी ये ब्लॉक हो जाएगी तब एपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक है, यही चीज लिखी है हमने। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि ये क्या करती है, ये बेसिकली जब अगर ये ब्लॉक होगी तो मेरे पास CED4 एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करवाता है? एपोप्टोसिस करवा देता है। वो मेरे पास कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है और एपोप्टोसिस हो जाती है। बट जब मैं किसकी बात करती हूँ कि मेरे पास क्या है, जब मेरे पास CED एक्टिव है, ठीक है, तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जब क्या होगी, जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या कर देगा? ये बाकी चीजों को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये इसको ब्लॉक करेगा। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये ब्लॉक रहेगा, और ये ब्लॉक रहेगा तो एपोप्टोसिस भी क्या रहेगी? ब्लॉक रहेगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं आपके पास कि बेसिकली जो आपके पास CED4 होता है ना, ये हमारे पास टेट्रामर होता है ना, 4 यूनिट्स होती हैं इसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? ऐसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसके पास क्या है? साइटोक्रोम C है। ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि जब आपके पास साइटोक्रोम C कहाँ पे आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो साइटोक्रोम C है वो बाहर आ जाएगा, बाहर वाली मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोक्रोम C बाहर आ गया। ठीक है, अब जो साइटोक्रोम C आपके पास बाहर आया, ठीक है, तो किसका सिग्नल देता है? एपोप्टोसिस का सिग्नल देता है। यही बात करते थे ना? ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे बनाती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये है CED9। ठीक है, अब ये जो CED9 है वो कैसी है? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। मतलब क्या करेगी? ये एपोप्टोसिस को होने नहीं देगी। कैसी है ये? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, एपोप्टोसिस नहीं होने देती है। तो ये किसको पकड़ के रखती है? ये हमारे पास यहाँ पे जो CED डाइमर होता है, CED4 डाइमर। ठीक है, ये जो CED4 डाइमर है, डाइमर, ठीक है, मतलब 2 यूनिट्स होंगी। ठीक है, इनको क्या करती है? पकड़ के रखती है। ठीक है, अब जब भी इसको पकड़ के रखेगी तो इस केस में क्या होगा? जो CED4 होगा वो होगा इनएक्टिव। ठीक है, और हमें क्या पता है? जो CED4 है, देखो जो CED4 है वही क्या करवाता है आगे चल के? एपोप्टोसिस करवाता है। यही सिग्नल जनरेट करके एपोप्टोसिस करवाता है CED4। ठीक है, एपोप्टोसिस में ये हेल्प करता है। अब जब हमारे पास, और CED क्या है? CED9 मेरे पास क्या करवाता है? ये एंटी एपोप्टोटिक है, मतलब एपोप्टोसिस को रोकता है। एंटी एपोप्टोसिस। ठीक है, तो एक क्या करवा रहा है? एक एपोप्टोसिस को स्टॉप करवा रहा है और एक एपोप्टोसिस को होने दे रहा है। ठीक है, ये इसको रेगुलेट कर रहा है या स्टार्ट करवा रहा है। ठीक है, ये इसको रेगुलेट कर रहा है। अब देखो जब CED9 और CED4 दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे तो इसको, इसमें क्या करेगा? जो मेरे पास CED9 है वो CED4 को इनएक्टिव रखेगा। ठीक है, इसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। क्या रखेगा? इनएक्टिव रखेगा। ठीक है, अगर इनएक्टिव रखेगा तो क्या यहाँ पे एपोप्टोसिस होगी? नो मैम।
नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम किसको लेके आए, अब एपोप्टोसिस नहीं होने दे रहा था तो हम लेके आ गए BH3 फैमिली का मेंबर। ठीक है, अब ठीक है BH3 ओनली फैमिली का मेंबर लेके आ गए, जिसका नाम क्या है EGL1 है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको लेके आए तो ये क्या कर लेता है, जो CED9 है, ठीक है, ये जो हमारे पास CED9 है ये इसके साथ ज्वाइन कर जाता है। जो अब ये क्या करेगा, इसकी साइड पे जब ज्वाइन कर जाएगा तो ये किसको फ्री कर देगा, मेरे पास CED4 को फ्री कर देगा। ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन नॉर्मली बनाया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, CED9 था। अब इसके साथ पहले कौन जुड़ा हुआ था, CED4 जुड़ा था, अब कौन जुड़ जाएगा, EGL1 जुड़ जाएगा। ठीक है, और किसको फ्री कर देंगे, यहाँ पे आपके पास CED4 क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे ही ये फ्री हो गया तो क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। अभी अपना एक्शन क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। समझ में आता, ठीक है। अब देखो एक्टिव कैसे होगा, मेरे पास जो CED है, पहले मेरे पास CED डाइमर था। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास CED जो फ्री हो चुका है वो कैसा था, डाइमर था, मतलब उसकी 2 यूनिट्स थी। ठीक है, अब ऐसे ही मेरे पास जो CED डाइमर और CED डाइमर जुड़ेंगे, 2 CED डाइमर जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, वो बना देंगे CED टेट्रामर, 4 यूनिट्स बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CED4। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रामियर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपके पास CED4 टेट्रामर है वो क्या करेगा, बेसिकली ये हमारा CED4 टेट्रामर क्या करेगा, जो CED है, CED हमारे पास क्या है, कैस्पेज है। ठीक है, ये हमारे पास CED जो 3 है, ठीक है, CED3 जाइमोजन। ठीक है, जाइमोजन किसको बोलते हैं, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको हम बोल देते हैं जाइमोजन। ठीक है, या तो हम प्रोकैस्पेज बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, जाइमोजन, जब क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो CED4 है वो बेसिकली इसको, जो CED3 है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अब जैसे ही CED जो कैस्पेज 3 है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक्टिव C, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एक्टिव CED, वो क्या कर देगा, CED3, एक्टिव CED3 मेरे पास सेल की डेथ करवा देगा, एपोप्टोसिस करवा देगा। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या हो रही है, एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें, तभी मैंने आपको करवाया है ये। देखो, तो हमने सिंपल में बता रही हूँ, ECG सॉरी EGL1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, CED9। ठीक है, CED9 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, CED4। ठीक है, ये इसको स्टॉप करता है। अब देखो जब CED9 स्टॉप करेगा CED को तो क्या करेगा वो, देखो ये इसकी एक्टिवेशन करवाता है पर एक्टिवेशन नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो किसको एक्टिवेट करता है, ये CED8 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब ये जो CED8 है, ठीक है, वो क्या करता है, देखो फंक्शन कैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी सेल की डेथ होती कैसे है, तो अगर उसकी बात करें तो हमने क्या बोला, जब EGL है, ठीक है, वो क्या करेगा, CED9 को ब्लॉक कर देगा। जब CED9 ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेगा, इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, CED4 को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। CED4 कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो CED3 भी कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर CED3 एक्टिव रहेगा तो क्या होगी, सेल की डेथ होगी। अब सेल की डेथ कैसे होगी, जो आपके पास CED8 है, ठीक है, अब ये क्या करवाता है, बेसिकली जो हमारा PS है, ठीक है,
फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होता है वो कौन से, वो होता है अंदर वाली साइड पे, इनर लीफलेट में होता है। तो जिस सेल की एपोप्टोसिस होनी हो उस केस में क्या होता है, जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होता है वो आउटर लीफलेट में चला जाता है। ठीक है, अब वहां पे फॉस्फेटिडाइल सीरीन के आउटर लीफलेट में क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जो क्या करवा देगी, एपोप्टोसिस करवा देगी। ठीक है, और दूसरा कैसे हो सकती है एपोप्टोसिस, कि जो आपके पास CED3 है वो किसको एक्टिवेट करता है, CED2 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, या फिर 1 को एक्टिवेट करेगा, 6 को एक्टिवेट करेगा और 7 को एक्टिवेट करेगा। ये सारे हमारे पास CED होते हैं। ठीक है, 6 को करेगा या 7 को करेगा, और अल्टीमेटली ये सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपके पास जब सेल की एपोप्टोसिस होती है तो जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होता है वो कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होता है, आउटर में या इनर मेम्ब्रेन में। तो हमें क्या पता होना चाहिए, आउटर लीफलेट में वो ज्यादा होता है। इन जनरल अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन क्या होता है, इनर लीफलेट में ज्यादा होता है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन इनर लीफलेट से कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, बट एपोप्टोटिक सेल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास ग्रेन्जाइम पाथवे की। ठीक है, तो लास्ट जो हमारे पास पाथवे है उसकी बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा, थर्ड हमारे पास जो पाथवे है, ठीक है, इसको हम ग्रेन्जाइम परफोराइन पाथवे भी बोल देते हैं और परफोराइन ग्रेन्जाइम पाथवे भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपनी सेल। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेन्जाइम परफोराइन पाथवे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 एंजाइम बनेंगे। ठीक है, ग्रेन्जाइम मतलब ये क्या है, एक एंजाइम है, और परफोरिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो बेसिकली जो परफोरिन और अब जो जिस सेल की क्या होनी है, एपोप्टोसिस होनी है। मान लो इस सेल की क्या करेंगे हम, इस सेल की होगी एपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेल है उसमें क्या बन जाएंगी, वेसिकल्स बनेंगी ऐसी। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, लाइसोसोम क्या है, एक वेसिकल है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वैसा ही कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल सेल है, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो सेल है वो क्या करेगी, सिग्नल जनरेट करेगी और क्या बना देगी, वेसिकल्स बना देगी ऐसे। ठीक है, तो हमारे जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं कि कौन सी सेल की डेथ करवानी है, तो वो क्या रिलीज कर देंगी, वो रिलीज करती हैं लाइगेंड या प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेल में 2 चीजें क्रिएट हो जाएंगी, एक तो ऐसे ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है, और एक मैंने डॉट डॉट बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, एक तो क्या हो जाएगा, एक तो ग्रेन्जाइम फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्रेन्जाइम मतलब एंजाइम की फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रेन्जाइम फॉर्मेशन हो जाएगी, और दूसरा यहाँ पे परफोरिन। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, परफोरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, ग्रेन्जाइन परफोरिन पाथवे। ठीक है, अब ये जो ग्रेन्जाइन और परफोरिन है वो क्या होगा, सिग्नल सेल से, सिग्नलिंग सेल से कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे आउटसाइड द सेल। ये हमारी कौन सी सेल है, सिग्नलिंग सेल है। तो सिग्नलिंग सेल से मेरे पास जो ग्रेन्जाइम है और जो परफोराइन है, G फॉर ग्रेन्जाइम प्लस P फॉर परफोराइन, रिलीज्ड आउटसाइड द सेल, ये मेरे पास आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये रिलीज होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे ये, अब मेरे पास जो सेल जिसकी डेथ होनी हो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऐसी सेल, यहाँ पे मैं इसको
सिग्नलिंग सेल लिखती हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्नलिंग सेल की बात कर लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बना लेती हूँ मैं एपोप्टोटिक सेल अलग से। ठीक है, और ये होगी मेरी एपोप्टोटिक सेल। ठीक है, तो सिग्नलिंग सेल ने क्या हुआ, एक तो एंजाइम बना दिया, एक तो क्या बना दी, परफोराइन प्रोटीन बना दी। ठीक है, अब ये दोनों इसने क्या कर दी, रिलीज कर दी सिग्नलिंग सेल ने। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके पास एंजाइम है और जो प्रोटीन है, वो कहाँ जाएगी, टारगेट सेल पे जाएगी। टारगेट सेल मतलब ऐसी सेल जिसकी क्या करवाएंगे, ये होगी टारगेट सेल हमारी, जिसकी क्या करवानी है हमने, एपोप्टोसिस, जिसके हम चाहते हैं सेल डेथ हो जाए, तो वहां पे ये चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, रिलीज ऑफ ग्रेन्जाइम एंड परफोराइन आउटसाइड द सेल। ठीक है, अब जब ये रिलीज हो गई, ये मेरे पास ग्रेन्जाइम एंड परफोराइन रिलीज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो परफोराइन है वो क्या करती है, हमारी परफोराइन मतलब परफोराइन क्या कर देगी, पोर कर देगी, नाम से पता लग रहा है। तो ये जो परफोराइन प्रोटीन होती है वो क्या करती है, टारगेट सेल पे ऐसे पोर बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना देगी, ऐसे पोर बना देगी। ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, पोर बोल देते हैं या चैनल बोल देते हैं सिंपली। ठीक है, पोर या चैनल बना देगी। कौन बनाता है ये बनाता है मेरे पास परफोरिन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, किसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, इसने परफोरिन ने चैनल या पोर की फॉर्मेशन कर दी सेल में। अब इससे क्या होगा, ये जो पोर्स हैं उनमें से ये जो ग्रेन्जाइम है वो एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। इन पोर से क्या चला गया, ग्रेन्जाइम सेल के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ग्रेन्जाइम है मान लो। ठीक है, ये मेरे पास हो गया जी फॉर ग्रेन्जाइम। ठीक है, अब जो ये ग्रेन्जाइम है वो क्या कर जाएगा, बेसिकली आपके पास जो प्रोकैस्पेज है। ठीक है, अब हमें पता है सेल की एपोप्टोसिस कैसी होती है। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्जाइम है वो क्या करेगा, प्रोकैस्पेज नंबर 10 को, जो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैस्पेज नंबर 10 में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो कैस्पेज नंबर 10 है वो फर्दर क्या करेगा, कैस्पेज 3 को, ठीक है, जो प्रो कैस्पेज 3 है जो इनएक्टिव फॉर्म में बैठा है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैस्पेज नंबर 3 में कन्वर्ट कर देगा। और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, किसका सिग्नल देगा, ये एपोप्टोसिस करवा देगा सेल की। समझ आई बात कैसे हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ग्रेन्जाइम परफोराइन पाथवे में हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे दो चीजों का यूज होता है, इसलिए इस पाथवे का नाम क्या है, ग्रेन्जाइम और परफोराइन। तो यहाँ पे हम एक तो ग्रेन्जाइम एंजाइम का यूज करते हैं और दूसरा परफोराइन प्रोटीन का काम करते हैं। परफोराइन क्या करती है, हमारी जो टारगेट सेल है, एपोप्टोटिक सेल है, उसमें चैनल या पोर बना देती है। ठीक है, और हमारी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती है। और जो ग्रेन्जाइम है वो क्या करते हैं, जो प्रोकैस्पेज 3 है उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जब प्रोकैस्पेज 3 किस में चेंज हो जाएगा, कैस्पेज नंबर 3 में, तो फर्दर वो प्रोकैस्पेज 3 को जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको कैस्पेज नंबर 3 मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और हमें पता है कि जो कैस्पेज 3 है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास जो कैस्पेज 3 है, ठीक है, कैस्पेज 3 हमारे पास एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एग्जीक्यूशनरी कैस्पेज है, जो क्या करवाता है, हमारे पास सेल डेथ का सिग्नल, मतलब पूरी सेल डेथ ही करवा देता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्या बोल सकती हूँ, एपोप्टोसिस करवाता है। क्लियर है? यस मैम। बताओ इतना। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है आपको, तीनों पाथवे क्लियर हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, परफोराइन ग्रेन्जाइम पाथवे हो गया, सिंपल है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊं। ठीक है, एक हमारे पास होती है एनेक्सिन डाई, ठीक है, और एक होता है हमारे पास प्रोपोडियम आयोडीन, ठीक है, या प्रोपोडियम आयोडाइड। ठीक है, अब ये क्या करते हैं आपके पास, मैंने यहाँ पे एक तो मैं किसकी बात करती हूँ,
एनेक्सिन 5 की बात करती हूँ, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगी पीआई की। पीआई मतलब प्रोपोडियम आयोडाइड, ठीक है। अब ये जो प्रोपोडियम आयोडाइड है, ठीक है, जो प्रोपोडियम आयोडाइड है वो किससे बाइंड करती है? ये डीएनए से बाइंड करती है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर मैंने टेस्ट करना हो, ठीक है, तो मेरे पास जो पीआई है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो एनेक्सिन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखो जो एनेक्सिन है, ठीक है, और एक हम बात कर रहे हैं किसकी? पीआई की, ठीक है। अब जो मेरे पास एनेक्सिन है वो किससे बाइंड करता है? ये मेरे पास फॉस्फेटिडाइल सीरीन से क्या करता है? बाइंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर नहीं पता लगा तो हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये मेरे पास एक सेल हो गई नॉर्मल सेल, ठीक है, और एक बना दे दूंगी मैं एपोप्टोटिक सेल, तो एक मेरे पास हो गई एपोप्टोटिक सेल, ठीक है। और देखो जो मेरे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है, मेरे पास नॉर्मल सेल है। अब हमें पता है जो नॉर्मल सेल होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होती है कि नहीं होती है? नो मैम। नहीं होती है, मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहेगी? इंटैक्ट रहेगी, मतलब कोई रप्चर नहीं है, नो रप्चर, ठीक है। कोई इसमें पोर नहीं है, कोई छेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? इंटैक्ट, मतलब पूरी ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो हेल्दी सेल में और नॉर्मल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो कैसी रहती है? इंटैक्ट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ऑब्वियसली कैसी रहेगी? इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। वहीं पे अगर मैं दूसरी आपके पास बात कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या बोला? दूसरा मैं किसी सेल की बात कर लेती हूँ, नेक्रोटिक सेल की। हमें पता है नेक्रोटिक सेल कौन सी सेल होती है? जिस सेल की डेथ होनी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्रोटिक सेल डेड सेल होती है, ऐसी डेड सेल जो प्रोग्राम्ड नहीं होती है, अनप्रोग्राम्ड डेथ सेल होती है ये, ठीक है, अनप्लैन्ड या अनप्रोग्राम्ड, ठीक है। इसकी प्लानिंग नहीं करी है, इसके लिए कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, पर आपको किसी एक्सीडेंटल इंजरी के कारण क्या हो गया है? अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ हो गई है, ठीक है। इंजरी के कारण सेल डेथ हो गया, उसको हम क्या बोल देते हैं? नेक्रोटिक सेल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और एक होती है हमारे पास, एक और सेल बना लेते हैं हम, ठीक है, तीनों सिचुएशन समझ लेंगे। एक हमारे पास होती है एपोप्टोटिक सेल, एपोप्टोटिक सेल, ठीक है, जिसमें एपोप्टोसिस हो, ठीक है। 3 सेल हो गए हमारे पास। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल सेल में तो हमारे पास क्या होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें फॉस्फेटिडाइल सीरीन कौन सी साइड पे होता है? इनर लीफलेट की साइड पे होता है, ठीक है। तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन कहाँ पे? अंदर वाली साइड है, ठीक है। अब ये क्या है इसका? ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इसका डीएनए है, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इसका डीएनए है। बाहर लिखती हूँ इसको, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है जी? डीएनए होता है जी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो आपके पास एनेक्सिन है, ठीक है, एनेक्सिन 5, सॉरी मैंने 4 ही लिख दिया, एनेक्सिन 5 है ना, ठीक है। एनेक्सिन 5 जो डाई है वो किससे बाइंड करती है? वो बाइंड करती है पीएस से, मतलब फॉस्फेटिडाइल सीरीन से क्या करती है? ये बाइंडिंग शो करती है, किससे? फॉस्फेटिडाइल सीरीन से बाइंडिंग शो करती है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है? जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन होती है वो कहाँ पे होती है? इनर लीफलेट में होती है, मतलब अंदर वाली साइड पे होती है। यही बोला मैंने कि नॉर्मल सेल में जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? इनर लीफलेट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? इंटैक्ट है, कोई रप्चर नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगी? जब मैं डाई यूज करूंगी, कौन सी डाई यूज कर रही हूँ मैं? यहाँ पे मैंने डाई यूज कर ली प्लस एनेक्सिन, प्लस ए मतलब एनेक्सिन डाई, मैंने एनेक्सिन 5 डाई यूज कर ली। तो क्या यहाँ पे एनेक्सिन के लिए मेरे पास जो नॉर्मल सेल है,
एनेक्सिन 5 डाई के लिए रिजल्टेंट शो करेगा, कोई कलर शो करेगा। देखो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास फॉस्फेटिडाइलसिरीन है वो क्या करती है, बाइंड करती है। अब बाइंडिंग के लिए क्या होना चाहिए, देखो ये बाइंड तब कर सकती है, मान लो मैंने डाई यूज करी, ठीक है। अब ये डाई अंदर तब जा सकती है अगर मेरी मेम्ब्रेन कैसी होगी, थोड़ी बहुत रप्चर होगी, ठीक है। नहीं अगर करेगा मैम रप्चर इससे। नहीं है ना, अगर रप्चर नहीं है तो इसके साथ ये बाइंडर नहीं कर पाएगी, करेगा। मतलब मेरी सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, आउटर वाली लीफलेट को ही क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो एनेक्सिन के लिए जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी, मतलब कलर नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पे मैं किसकी बात करती हूँ, मैंने क्या बोला कि मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, इंटैक्ट है, नहीं टूटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास प्रोपोडियम आयोडाइड है वो किसके साथ बाइंड करता है, डीएनए के साथ बाइंड करता है। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, अब मैंने सेकंड जो मेरे पास सेल है उसको ट्रीट करवा दिया पीआई से, ठीक है, प्रोपोडियम आयोडाइड से। तब भी क्या मेरे पास वो रिजल्ट देगी, नहीं देगी, क्योंकि आपके पास प्रोपोडियम आयोडाइड भी तभी एंटर कर पाएगा जब क्या होगा, मेरी सेल मेम्ब्रेन टूटी होगी। सेल मेम्ब्रेन टूटी होगी तभी मटेरियल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म से क्रॉस करके न्यूक्लियस में जाएगा। अब जब सेल मेम्ब्रेन टूटी ही नहीं है, इंटैक्ट है, तो पीआई के लिए भी नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा और एनेक्सिन 5 के लिए भी नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। तो इंटैक्ट के केस में, ठीक है, तो नॉर्मल सेल के केस में मेरे पास प्रोपोडियम आयोडाइड और एनेक्सिन 5 दोनों ही कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे कोई स्टेन, आपके पास कोई कलर, कोई चीज नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बाइंडिंग शो नहीं होगी। मेरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनेक्सिन किसके साथ बाइंड करता है, फॉस्फेटिडाइलसिरीन के साथ। तो यहाँ पे एनेक्सिन फॉस्फेटिडाइलसिरीन के साथ बाइंडर नहीं कर पाएगा, और प्रोपोडियम आयोडाइड किससे बाइंड करता है, डीएनए के साथ। तो यहाँ पे प्रोपोडियम आयोडाइड डीएनए के साथ बाइंडर नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है। अब जब हम नेक्रोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्रोटिक सेल हमारी टूटी हुई होती है। तो मैं थोड़ा इसको अपने हाथ से बनाती हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरे पास कैसी है, नेक्रोटिक सेल है। नेक्रोटिक सेल कैसी सेल होती है, डैमेज सेल होती है, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट से आपको लग गई तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी सेल और टिश्यू होती है वो रप्चर हो चुका होता है, ठीक है। अब जब मेरे पास क्या हो गया, नेक्रोटिक सेल है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नेक्रोटिक सेल की। अब नेक्रोटिक सेल में मैंने क्या बोला कि मेरे पास क्या हो गया है, यहाँ पे जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है। एक मिनट, मैंने क्या बोला, ये हो गई है मेरे पास, रप्चर हो गई है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, पूरा फैल जाएगा बाहर को भी, सेल के बाहर भी साइटोप्लाज्म फैल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, उसको भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मटेरियल भी क्या होगा, रप्चर होगा, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो न्यूक्लियर एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो भी क्या हो गई थी, रप्चर हो गई थी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं क्या ऐड करूंगी, एनेक्सिन 5, ठीक है, एनेक्सिन 5 डाई ऐड करूंगी तो वो क्या करेगा, किसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब देखो ये मेरे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटी है पर बनी किससे है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे फॉस्फेटिडाइलसिरीन का जो कंसंट्रेशन होती है वो इनर लीफलेट में ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने जैसे एनेक्सिन यूज किया, ठीक है, मैंने एनेक्सिन ऐड किया, ठीक है, ए प्लस किया, मतलब एनेक्सिन ऐड किया, तो क्या होगा, वो टूटी हुई है तो भाई वो जाके बाइंड कर जाएगी, यहाँ पे कर जाएगी, क्योंकि रप्चर है तो एंट्री कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनेक्सिन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट शो होगा, ठीक है। वहीं पे मेरे पास प्रोपोडियम आयोडाइड किसके साथ बाइंड कर सकता है, डीएनए के साथ। तो भाई अगर मेम्ब्रेन ही रप्चर है, सारी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, तो पीआई क्या हो जाएगा, मेरी सेल में एंटर कर जाएगा और एंटर करके डीएनए के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ये ठीक है, तो डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पे प्रोपोडियम आयोडाइड भी कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो एनेक्सिन 5 के पास भी साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो नेक्रोटिक सेल में एनेक्सिन का रिजल्ट भी आता है और प्रोपोडियम आयोडाइड का रिजल्ट भी आता है, ठीक है। नॉर्मल सेल में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, कोई भी
ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं एपोप्टोटिक सेल की, ठीक है, अब एपोप्टोटिक सेल भी दो सेल्स होती हैं, एक अर्ली एपोप्टोटिक मतलब जिसमें अभी सेल डेथ हुई नहीं है, ठीक है, अभी वो शुरू कर रही है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं एक वाले की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ पहले अर्ली एपोप्टोटिक सेल की, ठीक है, एपोप्टोटिक, ठीक है। जब मैं किसकी बात करती हूँ, अर्ली एपोप्टोटिक सेल की बात करती हूँ, तो हमने क्या बोला है, जो अर्ली एपोप्टोटिक सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है, कैसी रहती है, इंटैक्ट रहती है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं होगी, थोड़ी सी अलग होगी, मतलब पूरी ऐसे नहीं होगी, थोड़ी सी वो अंदर को उसको कॉन्वोल्यूशन हो सकती है, पर वो इंटैक्ट रहती है, मतलब टूटी नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसका ये है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, डीएनए है, ये हो गया डीएनए, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डीएनए हो गया, ठीक है। अब देखो एपोप्टोटिक सेल में क्या हो जाता है, अब उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो एपोप्टोटिक सेल में क्या हो गया, अब उल्टा हो जाता है। नॉर्मल सेल में मेरे पास फॉस्फेटिडाइलसिरीन कौन सी मेम्ब्रेन में ज्यादा था, इनर में, हाँ, इनर लीफलेट में जो फॉस्फेटिडाइलसिरीन थी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ठीक है, बट एपोप्टोटिक सेल में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एपोप्टोटिक सेल में जो फॉस्फेटिडाइलसिरीन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, आउटर में, वो शिफ्ट हो जाता है फॉस्फेटिडाइलसिरीन आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर लीफलेट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एपोप्टोटिक सेल में जो मेरे पास फॉस्फेटिडाइलसिरीन होगा वो आउटर लीफलेट में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम किसके लिए, अब यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, एनेक्सिन ऐड किया, एनेक्सिन 5, तो क्या करेगा यहाँ पे, ये इसके साथ क्या कर जाएगा, फॉस्फेटिडाइलसिरीन के साथ बाइंड कर जाएगा और कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो एनेक्सिन क्या करता है, अर्ली एपोप्टोटिक सेल में एनेक्सिन 5, ठीक है, एनेक्सिन 5 हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। पर वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, पीआई की बात करूं, ठीक है, पीआई क्या है मेरे पास, प्रोपोडियम आयोडाइड, तो यहाँ पे मैंने किसकी बात कर ली, मान लो मैं यहाँ पे बात करती हूँ पीआई की, तो मैं पीआई को जब ऐड करूंगी तो क्या पीआई एंटर कर पाएगा, नहीं, no, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है तो ये एंटर नहीं कर पाएगा, यहाँ से यहाँ अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो ये साइटोप्लाज्म तक कहाँ पहुंचेगा, अगर साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंच रहा है तो न्यूक्लियस या डीएनए तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे अर्ली एपोप्टोटिक सेल में जो पीआई है, ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा, और एनेक्सिन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो एनेक्सिन डाई के साथ पॉजिटिव रिस्पांस देगा और प्रोपोडियम आयोडाइड के साथ कैसा रिस्पांस होगा, अर्ली एपोप्टोटिक सेल का नेगेटिव रिस्पांस होगा, कोई रिस्पांस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे पीआई डीएनए के साथ, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, जो पीआई है वो डीएनए के साथ बाइंड नहीं करेगा, इस केस में जो एनेक्सिन है वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, फॉस्फेटिडाइलसिरीन के साथ बाइंड कर जाएगा, जो कहाँ पे होगा, आउटर लीफलेट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक और बात क्लियर हो रही है कि नॉर्मल सेल में फॉस्फेटिडाइलसिरीन की कंसंट्रेशन इनर लीफलेट में ज्यादा होती है, और एपोप्टोटिक सेल में सिग्नल जब आपके पास जनरेट हो जाता है तो उसके बाद शिफ्ट हो जाता है, मेरे पास फॉस्फेटिडाइलसिरीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो आउटर लीफलेट में फिर ज्यादा हो जाती है, क्लियर है, ठीक है। और वहीं पे मैं अगर किसकी बात करूंगी, लेट एपोप्टोटिक सेल की बात करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास लेट एपोप्टोटिक सेल ऐसी होती है, ऐसी जिसमें एपोप्टोटिक ऐसे बॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, ऐसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसी बॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात कर रही हूँ मैं, लेट एपोप्टोटिक सेल की, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे पहले भी एनेक्सिन 5 के लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था, अब भी एनेक्सिन 5 के लिए क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्यों देगा भाई पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि हमें पता है कि जो एपोप्टोटिक सेल है उसमें फॉस्फेटिडाइलसिरीन कहाँ पे चला जाता है, आउटर लीफलेट में चला जाता है। अगर आउटर लीफलेट में चला जाएगा तो यहाँ पे एनेक्सिन क्या करता है, पीएस के साथ बाइंड करता है, तो इसके साथ क्या दे देगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देगा, क्लियर है, यस मैम, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, प्रोपोडियम आयोडाइड की, ठीक है, तो जो प्रोपोडियम आयोडाइड, अभी यहाँ पे देखो, आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा मेरे पास क्या हुई है, वेसिकल तो बनी है पर फिर भी क्या हुआ है, रप्चर हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने गैप रखा हुआ है, ठीक है, मतलब सेल रप्चर हुई है, चाहे वो वेरी लिटिल ही क्यों ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे रप्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे
मेम्ब्रेन में क्या है, रप्चर है, चाहे वो क्या है, लिटिल है, बहुत थोड़ा रप्चर है पर रप्चर है। अगर रप्चर है मतलब आपके पास सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हुई है तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोपोडियम आयोडाइड है वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे पीआईबी क्या कर जाएगा, प्रोपोडियम आयोडाइड क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा तो डीएनए के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे पीआई क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो लेट एपोप्टोटिक सेल में जो प्रोपोडियम आयोडाइड है वो क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। उसके साथ हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है। जबकि आपके पास अर्ली एपोप्टोटिक सेल की बात करती हूँ तो उस केस में पीआई कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, यहाँ पे डीएनए के साथ बाइंडिंग नहीं होगी पीआई की। ठीक है, एनेक्सिन ही सिर्फ क्या करेगा, बाइंड करेगा पीएस के साथ। जबकि लेट एपोप्टोटिक में क्या होता है, एनेक्सिन 5 भी बाइंड कर जाएगा किसके साथ, पीएस के साथ, और यहाँ पे प्रोपोडियम आयोडाइड भी डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। क्लियर है, तो तीनों सेल्स का हमें क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कौन सी सेल एनेक्सिन 5 के साथ कौन सा रिजल्ट देती है। ठीक है, जैसे सिंपल है, जैसे हम डाइस पढ़ते हैं ना, एसिडिक डाई, बेसिक डाई, न्यूट्रोफिलिक डाई, वैसे ही आपके पास एनेक्सिन 5 क्या है, डाई है। ठीक है, अब जो क्या करती है, बेसिकली इंडिकेट करती है, जब वो बाइंडिंग कर जाएगी, किसके साथ बाइंड करेगी, ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन के साथ बाइंड कर जाती है। वैसे प्रोपोडियम आयोडाइड भी क्या है, किसके साथ बाइंड कर जाता है, डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास ठीक है, हमारे पास जो एपोप्टोसिस है वो क्लियर हो जाती है। क्लियर है आपको एपोप्टोसिस पूरी? यस मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेल रेगुलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम, दैट इज द सेल रेगुलेशन। तो देखो सेल रेगुलेशन अगर मैं बता रही हूँ तो अब देखो यहाँ पे मैंने इन चीजों को साथ साथ में इसलिए पढ़ाया क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, फिर उसमें ऐसे सिग्नलिंग चल रही थी। तो एपोप्टोसिस में भी क्या हो रहा है, सिग्नलिंग ही चल रही है, तभी आपके पास एपोप्टोसिस हो रही है। तो मैंने इन चीजों को आपको साथ साथ में पढ़ाया है। ठीक है, यस मैम। आपको ये टॉपिक्स अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, पर मैंने ऐसे ज्वाइन करके पढ़ा है ताकि आपके पास क्या हो, कॉन्टिन्यूटी रहे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा तो उसमें हमने जीपीसीआर आरटी के पढ़े, तो उनमें क्या चल रही थी, सेल सिग्नलिंग चल रही थी। तो हमें पता था एक स्टेप के बाद दूसरा हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है, तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ हो रहा था। ठीक है, तो इनको मैंने आपको साथ में करवा दिया। क्लियर है एपोप्टोसिस आपको? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ आज उसके बारे में, बाकी हम उसको कल करेंगे। दैट इज द सेल साइकिल रेगुलेशन। अब हमने सेल साइकिल तो पढ़ा है ना, इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है हमने सेल साइकिल में। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, सेल साइकिल रेगुलेशन की। ठीक है, अब हमने सेल साइकिल पढ़ा है कि हमारे पास जो सेल साइकिल है वो क्या है, सेल साइकिल इज द सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिक्वेंशियल इवेंट्स that occurs in a cell, ठीक है, ठीक है, आपके पास सिक्वेंशियल इवेंट है जो क्या हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में कौन कौन से सेल साइकिल पढ़ा है आपने, 2 टाइप का सेल साइकिल होता है ना, माइटोसिस और मियोसिस, है ना। 2 डिवीजन होते हैं हमारे पास, एक होता है माइटोसिस, ठीक है, एक होता है हमारे पास माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ, एक मिनट। देखो जो हमारे पास सेल साइकिल होता है, जैसे आपके पास हम क्या करेंगे, एग्जाम देंगे 1 घंटे के लिए, पर तैयारी पूरा साल करनी पड़ती है ना। तो हमारे जो सेल साइकिल होता है उसमें 2 फेज होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज वो फेज है जिसमें हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो इसके लिए इसको क्या बोल दिया हमने, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या बोल दिया, प्रिपरेटरी फेज बोल दिया। ठीक है, वहीं पे दूसरा फेज हमारे पास होता है एम फेज। ठीक है, एम फेज वो फेज होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवाइड करेगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एम फेज 2 टाइप का होगा, या तो ये माइटोसिस होगा या तो क्या होगा, ये मियोसिस होगा।
है ना। या तो हमारी सेल माइटोसिस करेगी, डिवीजन, सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और एक मियोसिस। तो हमारे पास सेल साइकिल में या तो सेल क्या करेगी, माइटोसिस करेगी या क्या करेगी, मियोसिस करेगी। ठीक है, तो एम फेज स्टैंड फॉर माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज। ठीक है, अब जो एम फेज है, ठीक है, रुको मैं इसको, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। तो मैंने क्या बोला, एम फेज में मतलब हमारे पास जो सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, या तो वो माइटोसिस करेगा या तो हमारी सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी। ठीक है, अब जो एम फेज होता है, ठीक है, उसमें भी फर्दर हमारे पास 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, इंटरफेज में हमारे पास 3 फेज होते हैं, एम फेज में हमारे पास 2 फेज होते हैं। तो अगर मैं प्रिपरेटरी फेज की बात करूं तो प्रिपरेटरी फेज फर्दर डिवाइडेड होता है 3 अदर फेजेस में, है ना। एक होता है हमारे पास गैप 1 फेज, ठीक है, एक होता है हमारे पास सिंथेसिस फेज और एक होता है हमारे पास गैप 2 फेज। ठीक है, तो इनको मैं क्या बोल देती हूँ, G1 फेज, गैप 1 मतलब, ठीक है, G1 फेज बोल देते हैं शॉर्ट में इनको। इसको हम बोल देते हैं S फेज, सिंथेसिस फेज। ठीक है, और गैप 2 को हम बोल देते हैं G2 फेज। ठीक है, और जो हमारे पास M फेज है, M फेज भी आपके पास क्या होता है, फर्दर 2 टाइप का होता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो इसमें होती है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और एक होती है इसमें साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है, साइटो मीन सेल, काइनेसिस मतलब फॉर्मेशन। क्या करेंगे हम, एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, वहीं पे कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब फॉर्मेशन फिर से। ठीक है, ये कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस से एक जेनेटिक मटेरियल से दूसरा जेनेटिक मटेरियल मतलब 2 जेनेटिक मटेरियल बना देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के फर्दर डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के आपके पास फेजेस होते हैं, जिनको फर्स्ट फेज क्या होता है, प्रोफेज, फिर आता है हमारे पास मेटाफेज, ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एनाफेज, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास टीलोफेज, एनाफेज, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं किसकी, टीलोफेज की। ठीक है, तो एम फेज में हमारे पास क्या बोला मैंने, एम फेज में 2 स्टेप्स होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल की फॉर्मेशन। अब जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें फर्दर 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है इतना? ठीक है, yes, तो ये मेरे पास थोड़ा सा हमने क्या बोला, ओवरव्यू कि हमारी सेल। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा बनाऊं, अगर मैं इसको पाई चार्ट की फॉर्म में बनाती हूँ, सॉरी, ये मेरे पास, अगर मैं इसको पाई चार्ट के फॉर्म में बनाती हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो 90% मतलब 95 रख लो, ठीक है, 90 to 95% जो टाइम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 100% की बात कर रही हूँ तो उसमें से जो 90% टाइम होगा, 90% जो चीजें होंगी वो कौन से फेज में होगी, प्रिपरेटरी फेज में। जो 90% काम हो रहा है वो कौन से फेज में होता है, प्रिपरेटरी फेज में, या फिर जिसको मैं क्या बोल देती हूँ, इंटरफेज। ठीक है, तो 95% जो चीजें होंगी वो, ठीक है, और जो टाइम लगेगा वो कौन से फेज में लगेगा, इंटरफेज में हमारे पास 95% टाइम यूज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इंटरफेज में भी कितने फेज हैं, 3 फेज हैं। एक तो G1 फेज है, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, S फेज आएगा, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, G2 फेज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने व्हाइट कलर में बनाया है, ठीक है, मतलब जिसको मैंने, ये है, ये मेरे पास है M फेज। ठीक है, तो 5% जो हमारे पास टाइमिंग यूज होती है, ठीक है, जो मैं काम होगा वो कहाँ पे होगा, 5% काम ही M फेज में होगा, बाकी 90% काम कहाँ पे हो जाएगा, इंटरफेज में हो जाएगा। अब यहाँ पे M फेज में जो 5% काम होगा उसमें 2 चीजें होंगी, ये बोला मैंने। ठीक है, एक तो उसमें क्या होगा, एक तो उसमें होगी कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और दूसरा इस 5% में क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, एम फेज में होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस।
ठीक है। अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस में भी मैंने बोला आगे 4 फेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोफेज आएगा, फिर उसके बाद मेटाफेज आएगा, फिर उसके बाद एनाफेज आएगा, फिर उसके बाद आएगा टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद जो टाइम बचा वो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब इस टाइम में क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फिर हो गई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास 100% साइकिल है, या फिर अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अगर ह्यूमन बॉडी में एक सेल 24 आवर में क्या करती है, मल्टीप्लाई कर रही है, तो उसमें 23 आवर तक क्या चलेगा, इंटरफेज ही चलेगा। मतलब 95% जो टाइम रहेगा वो किसका रहेगा, इंटरफेज का रहेगा, और सिर्फ मेरे पास 5% जो काम होगा वो कौन से फेज में होगा, एम फेज में होगा। ठीक है, तो प्रिपरेटरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता है प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप पूरा साल जो पढ़ते हो, ठीक है, या फिर पूरा टाइम, जितना टाइम भी आप पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ रहे हो तो हम क्या करेंगे, एग्जाम कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का या 2 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का। ठीक है, तो उसमें ही हमने परफॉर्म करना होता है। तो मेन परफॉर्मेंस कहाँ पे होगी, एम फेज में होगी, बट बाकी जो फेज रहेगा 95% वो कैसा रहेगा, प्रिपरेटरी फेज रहेगा। क्लियर है। अब देखो हम Yes. बात करेंगे प्रिपरेटरी फेज में होगा क्या, गैप 1 में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, और G2 या फिर गैप 2 में क्या होता है। ठीक है, और देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज की। गैप 1 को हम क्या बोल देते हैं, जी फेज को हम ग्रोथ फेज भी बोल देते हैं, गैप फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, गैप 1 या G1 फेज को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ग्रोथ फेज है, नाम से पता लग रहा है, तो यहाँ पे क्या कर जाएगी, मेरी सेल ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल ग्रोथ। ठीक है, सेल क्या करेगा, जो सेल है उसका साइड, अब देखो एक छोटी सी सेल है मान लो, ठीक है, अगर ये छोटी सी सेल है तो ये क्या करेगी, जब ये डिवाइड करेगी तो भाई ये और छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटी हो जाएगी, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेल को अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाना पड़ेगा और खुद का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। जब ये साइज इंक्रीज करेगी तभी ये कैपेबल होगी 2 नॉर्मल सेल बनाने के। ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूँ। तो हमने क्या बोला कि मेरे पास यहाँ पे जो G1 फेज है, जिसको हमने ये बोला ग्रोथ फर्स्ट फेज, वहां पे क्या करेगी, मेरी सेल ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, सेल ग्रोथ होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनलीज होंगी, ठीक है, वो क्या कर जाएंगी, वो भी आपके पास ग्रो करेंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेल का साइज क्या होगा, सेल ग्रो करेगी, कैसे ग्रो करेगी, उसका यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ग्रो कर जाएगा। कितनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एडिशनल डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल सेल ऑर्गेनली। ठीक है, डेवलप एडिशनल सेल ऑर्गेनली, एडिशनल सेल ऑर्गेनलीज का मतलब क्या है, कॉपीज बनने लग जाएगी। ठीक है, हर जो सेल ऑर्गेनली है उसकी क्या बनने लग जाएगी, कॉपी, मतलब एडिशन होने लग जाएगी। ठीक है, एडिशनल सेल ऑर्गेनलीज, एडिशन ऑफ सेल, या फिर डेवलप एडिशनल सेल ऑर्गेनलीज, ये बोला मैंने। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास एस फेज है, सिंथेसिस फेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। एस फेज में क्या होता है, आपके पास सिंथेसिस होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन पूछा जाए तो कहाँ पे होती है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होती है एस फेज में। ठीक है, दूसरा डीएनए हमें पता है, डीएनए कौन से प्रोटीन के ऊपर कॉइल करता है, हिस्टोन प्रोटीन। हाँ गुड, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इसके ऊपर क्या करता है, डीएनए ऐसे कॉइल कर जाता है। ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम क्या है आपके पास, न्यूक्लियोसोम इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाती है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें होते हैं आपके पास आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आपके पास कि जो
न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, एस फेज में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन्स की, देखो एस फेज में कोई और प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करती है, सिर्फ किसको छोड़ के, हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ के। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन की रेप्लिकेशन के बारे में अगर हम पूछते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे रेप्लिकेट करती है, हिस्टोन प्रोटीन रेप्लिकेट करती है एस फेज में, ठीक है। बाकी प्रोटीन्स एस फेज में रेप्लिकेट नहीं करती हैं। अब जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, अब डीएनए के साथ कौन अटैच है, ठीक है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच है, तो हिस्टोन की जो रेप्लिकेशन होती है वो भी कहाँ पे होती है, वो भी एस फेज में ही होती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे हो रही है, डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, ये तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस में, वही पे हो रही है, ठीक है। अब मैं साइटोप्लाज्म की बात करती हूँ। तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रियोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोसोम पता है आपको क्या होता है, पता है, यस और नो? मैम अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो सेंट्रियोसोम होता है वो हमारे सेल में, देखो ये मेरे पास मेरी सेल है, ठीक है। तो एक तो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं बाहर बना रही हूँ अब, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रियोसोम। अब इस सेंट्रियोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल, ऐसे स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है, ऐसे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, ये सेंट्रियोल आपके पास सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। और यही सेंट्रियोल आपके पास स्पिंडल फॉर्मेशन में, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी तभी वो किस में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, क्लियर है। तो बेसिकली ये मेरे पास जो सेंट्रियोल होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रियोसोम बोल देते हैं। तो सेंट्रियोसोम अल्टीमेटली किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एस फेज में दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन की रेप्लिकेशन हो रही है, वो रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोसोम है वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन होती है। अब देखो यहाँ पे मैं सेंट्रोसोम भी लिख सकती हूँ और सेंट्रियोल भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, हाँ जी, सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं? देखो सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम अलग अलग चीज है, ठीक है। अगर मेरे पास ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम की जो कंस्ट्रिक्शन होती है, कंस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा पार्ट जो इसको डिवाइड कर रहा है दो आर्म्स में, एक तो पी आर्म बोलते हैं और एक होती है क्यू आर्म, ठीक है। तो आपके पास ऐसी कंस्ट्रिक्शन जो क्या कर रही है, क्रोमोसोम को पी एंड क्यू आर्म में डिवाइड कर रही है, इस कंस्ट्रिक्शन को हम बोल देते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर अलग है। अब जो मेरे पास सेंट्रोमियर क्या हो गई, द कंस्ट्रिक्शन विच डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, क्रोमेटिड्स। जो पी आर्म है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है। तो आर्म, अब देखो हमारे पास तीन अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है मेरे पास क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है ना, ठीक है। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, ये वाला जो बीच वाली कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्रोमोसोम में एक ही कंस्ट्रिक्शन होती है, क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी मिलती है हमें कई क्रोमोसोम में, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर किसका है, क्रोमोसोम का है। अब जो क्रोमोसोम है उसमें जो कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, इसके मिडल में जो कंस्ट्रिक्शन है, इस कंस्ट्रिक्शन को मैं बोल देती हूँ सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोमियर है, जो कंस्ट्रिक्शन है, वो क्या करती है, मेरे पास ऐसे जो सिंगल क्रोमोसोम था, ठीक है, हम जो क्रोमोसोम पढ़ते हैं वो तो हम ऐसे देखते हैं कि ये मेरे पास क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। बट ऐसे नॉर्मली क्रोमोसोम कैसा होता है, ऐसे होता है नॉर्मली, ठीक है। तो जब इसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, तो ये कैसे दिखता है हमें, तब हमें ये ऐसे दिखता है, समझ आई बात है। तो जो कंस्ट्रिक्शन है वो क्या करती है, क्रोमोसोम को डिवाइड कर देती है दो आर्म्स में, और आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिड बोल देते हैं। तो सब में डिफरेंस है। क्रोमेटिड क्या होता है मेरे पास,
आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की कंस्ट्रक्शन के बाद क्रोमोसोम की दो आर्म बन गई, एक पी आर्म बन गई और एक क्या बन गई, क्यू आर्म बन गई। तो क्रोमेटिड क्या हो जाएगा मेरे पास, आर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, और देखो सारे वर्ड्स अलग अलग हैं। क्रोमोसोम समझ आया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोमियर समझ आया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्रोमेटिड समझ आया? यस मैम। और देखो क्रोमेटिड भी होता है और क्रोमेटिन भी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। ठीक है, क्रोमेटिन की जब हम बात करते हैं तो क्रोमेटिन क्या है आपके पास, ऐसा स्ट्रक्चर जो हम क्या बोल देते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन के ऊपर डीएनए कॉइल है। ठीक है, तो ये मेरे पास, जब मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, मतलब ऐसा क्या लग रहा है कि मेरे पास एक धागा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, मोती जड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो मोती की तरह लग रही है। ठीक है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, धागे के ऊपर मोती वाला स्ट्रक्चर है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन अलग होता है और क्रोमेटिड अलग होता है। क्रोमेटिड क्या होता है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज अ क्रोमेटिड, और क्रोमेटिन क्या होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अ क्रोमेटिन। सेंट्रोमियर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम वो होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल पैक होता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और सेंट्रोमियर क्या होता है आपके पास, जिसमें सेंट्रियोल होते हैं, और जो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग चीजें हमारे पास। तो हमने क्या बोला कि एस फेज में हमारे पास क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, प्लस अगर डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो अपने साथ साथ क्या कर लेगा, वो हिस्टोन प्रोटीन को भी रेप्लिकेट कर देगा। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की रेप्लिकेशन होगी, कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस में। और जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर क्या है मेरे पास, सेंट्रियोल भी है। ठीक है, तो इनकी रेप्लिकेशन भी होगी। तो सेंट्रोसोम रेप्लिकेट करेगा, और सेंट्रोसोम की जो रेप्लिकेशन होगी वो कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, क्योंकि सेंट्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एस फेज में हमारे पास क्या हो रही है, ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ किसकी, G2 फेज की। ठीक है, G2 फेज में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ। ठीक है, G2 फेज में हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो सिंथेसिस या फॉर्मेशन कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, सिंथेसिस का मतलब भी फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है और प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, कौन से फेज में होती है, वो होती है मेरे पास G2 फेज में। ठीक है, अब देखो जो आरएनए और प्रोटीन है वो क्या करेंगी, सेल की मल्टीप्लिकेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, और स्पिंडल फॉर्मेशन और ईस्टर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, G2 फेज में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बताया मैंने, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, G2 फेज में फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्रोटीन होता है। ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन और स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। एस फेज में देखो जितनी भी प्रोटीन है वो सारी G2 फेज में क्या करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है G2 फेज में। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगी, वो हो जाएगी एस फेज में। क्लियर है? और वहां पे G1 फेज की बात करूं तो जितने भी मेरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो वो कहाँ पे ग्रोथ करेंगी, वो डबल हो जाएंगी। कहाँ पे डबल हो जाएंगी, वो होंगी G1 फेज में। ठीक है, तो डेवलप एडिशनल ऑर्गेनेली, एडिशनल ऑर्गेनेली कहाँ पे डेवलप हो जाती हैं, G1 फेज में। साथ में साइटोप्लाज्म कहाँ पे इंक्रीज होता है, G1 फेज में। और G2 फेज में प्रोटीन और आरएनए क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हम आपके पास ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने जनरल सा चीजें पढ़ी कि हमारे पास क्या हो रहा है, कौन से फेज में क्या चीज हो रही है। ठीक है,
अब देखो आपके पास जो फेज होते हैं उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट होते हैं जो क्या चेक करेंगे कि जो आपके पास रेप्लिकेशन है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। और जी नॉट फेज क्या होता है आपके पास, सॉरी ये मैम रेस्टिंग फेज होता है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन फेज और रेस्टिंग फेज, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रो फेज है, आपको क्लियर है प्रो फेज में क्या होता है? यस मैम। प्रो फेज में होता है हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होती है। मेटाफेज में क्या होता है हमारे पास, बताओ शाबाश। मैम इसमें वो मेटाफेज प्लेट टाइप बनता है, मतलब ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, हाँ इसमें मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और काइनेटोकोर के साथ ही इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो काइनेटोकोर है, ठीक है, उसके साथ कौन अटैच करता है, काइनेटोकोर के साथ अटैच कर जाता है हमारे पास स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर इन विच फेज, तो कौन सा फेज हो जाएगा मेरे पास, मेटाफेज। काइनेटोकोर क्लियर है आपको? मैम ये एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। ठीक है, ओके। तो देखो हमारे पास हमने क्या बोला कि ये मेरी होगी सेल, ये होगी हमारी सेल। चलो मैं सिंपल हाथ से बना रही हूँ, ठीक है। ये होगी हमारी सेल, ठीक है। अब सेल में हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या होता है, ऐसे मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है, ठीक है। ये मेरे पास होगी एम्प्टी, मतलब मेटाफेजिक प्लेट होगी। अब इस मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होता है, क्रोमोसोम लाई कर जाते हैं ऐसे, तो ये मेरे क्रोमोसोम क्या कर गए, लाई करके कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। और देखो जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसका जो सेंट्रोमियर होता है, तो ये मेरा क्रोमोसोम है, ये इसका क्या हो गया है, सेंट्रोमियर हो गया है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है उसके पास क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, काइनेटोकोर। अब ये जो काइनेटोकोर होगा ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे सेंट्रोजोम हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, ऊपर सेंट्रोजोम हो गया, ठीक है। अब सेंट्रोजोम से क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ठीक है, धागे बनते हैं ऐसे। वो क्या करेंगे, अब जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो सेंट्रियोल से निकल के, ठीक है, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल से निकल के किससे अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। कौन से फेज में अटैचमेंट होती है इनकी, मेटाफेज में। और आपके पास ये क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ अ सेल साइकिल। सेल साइकिल स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज भी आपका कौन सा फेज होता है, मेटाफेज होता है ना। हमने सेल साइकिल को अगर स्टडी करना है, ठीक है, तो मेटाफेज उसके लिए क्या होगा, बेस्ट फेज होगा, ठीक है, बेस्ट फेज टू स्टडी सेल साइकिल। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऐसे ही। सो स्पिंडल जो फॉर्मेशन होती है, अब यहाँ पे जो स्पिंडल की अटैचमेंट होती है वो भी कौन से फेज पे होती है, वो हमारे पास मेटाफेज पे होती है। तो मेटाफेज में हमने कुछ ही बातें याद रखनी है। एक तो काइनेटोकोर के साथ कौन अटैच कर जाएगा, स्पिंडल फाइबर। दूसरा, अगर हमने स्टडी करना हो तो हम किस फेज में करते हैं, मेटाफेज में। तीसरा, जो आपके पास क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो कौन सी मेटाफेजिक प्लेट पे क्या कर जाते हैं, लाई कर जाते हैं, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये जो मेरे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास क्रोमोसोम होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो एक आर्म ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये कंडीशन आ गई मेरे पास ये वाली, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, छोटे होने लग जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, मेरे पास बीच में से जो क्रोमोसोम था वो टूट गया, तो आधा जो क्रोमोसोम का हिस्सा है वो इसके पास चला जाएगा, और जो आधा क्रोमोसोम का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है आपके पास, जो सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ अ, अब जो सेंट्रियोल है वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और टेलोफेज किसका उल्टा होता है, टेलोफेज इज अपोजिट टू द प्रोफेज। हाँ गुड, ठीक है, अपोजिट टू प्रोफेज, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आता है कि जैसे जो हमारा एस फेज है ना, ठीक है, यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा, जो हमारा एस फेज है, ठीक है, एस फेज में जो सेल होता है, ठीक है, सेल का जो प्लॉइडी लेवल होता है, प्लॉइडी लेवल मतलब हैप्लॉइड या डिप्लॉइड की बात करते हैं।
प्लॉइडी लेवल सेम ही रहता है, प्लॉइडी लेवल कितना रहेगा 2n, 2n। ठीक है। बट जो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली अगर मैं कंटेंट की बात करती हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन जब हो गई, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट जब कर गया, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, अब डबल हो जाएगा। समझ आया? प्लॉइडी लेवल तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। समझ आई बात नहीं या नहीं आई जो मैंने बोला? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मैम। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि मेरे पास जो G1 है, ठीक है, एक G2 फेज है और इसके बीच में S फेज आता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि G1 में क्या था, प्लॉइडी लेवल मान लो 2n है, तो G2 में भी कैसा रहेगा, 2n रहेगा, और S फेज में भी और G2 में सब में क्या होगा, प्लॉइडी लेवल रहेगा 2n। सेम, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस माइटोसिस कुछ हुआ ही नहीं है, तो प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। एक चीज ये याद रखनी है। दूसरा, अगर G1 में जो सेल कंटेंट है वो कितना था, 2C था, तो S फेज में क्या हो जाएगा, वो 4C हो 4C। जाएगा। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मान लो ये जो मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, वो जो मेरे पास G1 फेज है, ठीक है, तो मैं क्रोमोसोम ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। अब देखो, जितने हमारे पास सेंट्रोमियर होते हैं उतना ही क्रोमोसोम का नंबर होता है। तो कितने क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है मेरे पास, ठीक है। ये इसकी क्या है, आर्म्स है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, क्रोमेटिड्स है, ठीक है। तो कैसे क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो एक ही साथ है तो कैसे हो जाएंगे, एक ही घर में रह रही है तो कैसी है, सिस्टर क्रोमेटिड है। मैंने आपको बताया था ना, आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज अ क्रोमेटिड, ठीक है। तो बहने बहने हैं तो क्या हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। अब मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या था, प्लॉइडी लेवल 2n है, ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट भी क्या है, 2C। देखो यहाँ पे, रुको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। पहले ये मेरी सेल थी G1 फेज में। अब G1 फेज में क्या हुआ, इस सेल ने क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म को ग्रो कर दिया। G1 फेज में इसने क्या किया, अपने सेल के साइटोप्लाज्म को ग्रो कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब एस फेज में क्या होगा, एस फेज में न्यूक्लियस की क्या होगा, न्यूक्लियस भी क्या करेगा, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है, तो डीएनए भी क्या करेगा, यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो क्या करेगा, मतलब डीएनए पहले अगर ऐसे था, थोड़ा सा था, अब क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। समझ आई बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रोमोसोम की फॉर्म में आपको समझाऊं, तो पहले मान लो मेरे पास जो सेल का कंटेंट था वो कितना था। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, ये एक ही है। सेल का कंटेंट अगर क्रोमेटिड कितनी है, यहाँ पे मान लो 2C है, ठीक है। तो जब सिंथेसिस हो जाएगी, मतलब एस फेज हो जाएगा, ठीक है, तो एस के बाद क्या हो जाएगा, ये अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट इसका क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट डबल हो गया, पर प्लॉइडी लेवल क्या रहा, सेम ही रहा। ये अभी भी एक क्रोमोसोम है और पहले भी कितना क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम था। बात समझ आई मैम? इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे हैं, मतलब कि वो उसका कंटेंट इंक्रीज हो रहा है एक टाइप से। हाँ, ये क्या कर रहा है, अपना कंटेंट इंक्रीज कर ले रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास डीएनए है तो वो क्या कर रहा है, अपना जैसा बना ले रहा है साथी, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि प्लॉइडी लेवल हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होता है, पर एस फेज के बाद कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे G1 फेज में अगर मेरे पास 2C है, जो सेल का कंटेंट है वो 2C है, तो एस फेज में कितना हो जाएगा, 4C, और G2 फेज में भी कितना रहेगा, 4C, मतलब डबल है, एक बार डबल हो गया। रेप्लिकेशन जब हो गई तो क्या रहेगा, वो डबल ही रहेगा फिर, ठीक है। जब तक क्या नहीं हो जाती, मियोसिस नहीं हो जाती है, माइटोसिस नहीं हो जाती, ठीक है। जब माइटोसिस या मियोसिस होगी तब कंटेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर आधा आधा मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं प्लॉइडी लेवल की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, ठीक है। और अगर माइटोसिस होती है इनकेस, तब भी कितना रहेगा, तब भी 2n ही रहेगा, है ना। मियोसिस होती है तब तो हमारे पास रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, पर अगर मैं इन तीनों फेजों की बात करूं तो इन 3 फेज में क्या रहेगा, प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा, पर कंटेंट कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा एक दो रूल बताने थे मैंने आपको। ठीक, इतना क्लियर है ना आपको? यस मैम।
ठीक है। तो हमारे पास एक तो हमें पता, एक चीज पता लग गई कि हमारे पास क्या होता है, जीवन के बाद कौन सा फेज आता है, एस के बाद क्या आएगा, हमेशा जो सेल साइकिल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, बैकवर्ड नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो सेल साइकिल होगा वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, मतलब जो जीवन है उसके बाद ऐसी फेज आएगा, एस के बाद G2 ही आएगा। ठीक है, और G2 फेज के बाद क्या आता है हमारे पास, M फेज ही आएगा। ठीक है, M फेज में भी आपके पास क्या आएगा, पहले प्रो आएगा, फिर मेटा आएगा, फिर एना आएगा, फिर उसके बाद टिलो आएगा, टिलो के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगा जाएगी और हमारे 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कभी ये नहीं होगा कि एस फेज से क्या बन जाए, G1 बन जाए, नहीं, एस फेज के बाद हमेशा कौन सा फेज आएगा, G2 ही फेज आएगा। इसलिए हम क्या बोल देते हैं, जो हमारा सेल साइकिल होता है उसमें सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं, सिक्वेंशियल मतलब सीरीज में ही चलेंगे, कभी भी कोई रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो सेल है, ठीक है, वो कभी भी जब सेल साइकिल होता है उसमें फेज स्किप नहीं होते हैं। ठीक है, इन जनरल सेल साइकिल में कोई भी फेज क्या होता है, स्किप नहीं होता है। ठीक है, फेज स्किपिंग नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि G1 के बाद डायरेक्ट कौन सा फेज आ जाए, G2 फेज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। G1 के बाद S आएगा, फिर ही आपके पास क्या आएगा, G2 फेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर ये क्लियर है। ठीक है, यस मैम। देखो इसकी बेसिस पे मैं कल आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि आपके पास कि जब 2 सेल क्या करती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, तो कौन सा फेज कैसे चेंज हो जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जितना हमने पढ़ा उतना क्लियर है। यस मैम। ठीक है, बाकी आप थोड़ा